नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ स्किज़ोफ्रेनिया रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नया केस शेयर करूँगा और इस पर्सन की लाइफ स्टोरी के कुछ पहलू आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस रहे हैं। जब से मुझे स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला है, तब से मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनका एक अच्छा इन्फ्लुएंस मुझ पर रहा है। ना ही सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जबकि फैमिली मेम्बर्स ने भी मेरी रिकवरी में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। कई मामलों में मुझे एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने में या उसे बनाए रखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और काफ़ी समय लगा है। मेरी अभी तक की रिकवरी की जर्नी में मैं करीब 4-5 अलग-अलग साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल चुका हूँ, जिन्होंने मुझे अपने-अपने तरह से ट्रीट किया है और इन सभी के साथ मेरे कुछ अच्छे बुरे अनुभव रहे हैं। जब मुझे डायग्नोसिस मिला था तो इलाज के शुरुआती कुछ हफ्तों और महीनों में मैं बिल्कुल भी एक अच्छा रिलेशनशिप अपने थेरेपिस्ट के साथ नहीं बना पाता था। पर समय के साथ बहुत बदलाव आया है और मुझे ऐसे थेरेपिस्ट और ऐसे साइकाइट्रिस्ट मिले हैं जिन्होंने मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है और जैसा मैं हूँ मुझे वैसा समझने की कोशिश की है। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से एक ही थेरेपिस्ट से मिल रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे उन पर काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड हुआ है और मेरे इस रिलेशनशिप में मैंने भी उन्हें एक्सेप्ट किया है और उनकी तरफ से भी मुझे काफ़ी एक्सेप्टेंस मिली है। पर ट्रस्ट बनाने के बाद मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ और मैंने अपने सभी थेरेपिस्ट से एक बहुत अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप बना ली है। मेरा एक रेगुलर शेड्यूल है जिसमें मैं उनसे मिलता रहता हूँ और अपनी दवाइयाँ और अपने जो भी थेरेपी रिलेटेड वर्क हैं, टास्क हैं, उन्हें रिव्यू कराता रहता हूँ। इस रूटीन से मुझे मदद मिलती है कि मैं डिसिप्लिन्ड रहूँ, रेगुलर रहूँ और कन्फ्यूजन्स ना आएँ। मेरे थेरेपिस्ट भी मुझे अलग अलग टाइम पर रिमाइंड कराते रहते हैं कि मुझे कब अपॉइंटमेंट के लिए आना है और मेरे को दवाइयों के लिए रेगुलरली डॉक्टर से मिलना है, ताकि मैं भूल ना जाऊं और मैं अपनी दवाइयां लेना छोड़ ना दूं या मैं थेरेपी में जो प्रोग्रेस बना रहा हूं वो सब बेकार ना हो जाए। मेरे जो थेरेपिस्ट हैं वो मुझे बहुत पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं और मेरे सभी सवालों के जवाब देते हैं। मेरी सभी समस्याओं से वो काफ़ी एम्पैथाइज़ करते हैं, हमदर्दी रखते हैं और जब भी मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ तो वो हमेशा मेरी दुविधाओं का, परेशानियों का हल करने के लिए मुझे एडवाइस देते रहते हैं। सपोर्ट देने के साथ साथ वो मुझे चैलेंज भी करते हैं ताकि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ और जितना भी संभव हो सके मैं अपने बल पर अपना जीवन बिता सकूँ। जैसे कि रेगुलरली अपॉइंटमेंट्स लेना, अपनी दवाइयाँ लेता रहना, जैसे भी प्रिस्क्राइब किया गया है उसी के अनुसार दवाइयाँ रेगुलरली लेना। और साथ ही जब भी मुझे आवाज़ें आएँ या मेरे जो कान में जो वॉइसेस आती हैं जो मेरी थिंकिंग को रोक देती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, उन सब आवाज़ों के लिए एविडेंस ढूंढना कि क्या वे सच में रियल की वॉइसेस हैं, कोई रियल के लोग हैं या सिर्फ मेरा ब्रेन और मेरी बीमारी जो है वो ये वॉइसेस पैदा कर रही हैं। क्या ये वॉइसेस बाहर से आ रही हैं या ये वॉइसेस मेरे मन में ही हैं। इस बारे में एविडेंस गैदर करने के लिए मेरे थेरेपिस्ट मुझे रेगुलरली एनकरेज करते रहते हैं। मेरे जीवन में मेरे पेरेंट्स भी मेरे बहुत बड़े केयर गिवर्स रहे हैं। खासकर कि जब मेरी मेंटल इलनेस शुरू हुई थी तो शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे पेरेंट्स से ही मिला था। जब मुझे डायग्नोसिस मिला स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर का, तो पहले तो मेरे पेरेंट्स ने अपने को एजुकेट किया इस बीमारी के बारे में। उन्होंने मेरे डायग्नोसिस के बारे में जो भी पॉसिबल हो सकता था वो जानकारी जुटाई। इस जानकारी की मदद से उन्हें मुझे एक्सेप्ट करने में काफ़ी मदद मिली। डॉक्टरों ने और कुछ किताबों ने उनको काफ़ी हेल्प की जिससे कि वो मुझे समझ पाएँ और मेरे जो भी इश्यूज़ हैं जिनसे मैं डील कर रहा हूँ उसे वो काफ़ी हमदर्दी के साथ समझ पाए। उन्होंने मेरा सबसे बुरा वक्त भी देखा है, मेरा सबसे अच्छा वक्त भी देखा है और जो भी बीच में होता था, एपिसोड्स के बीच में, रिलैप्सिस के बीच में, वह सब उन्होंने विटनेस किया है। अब वो मेरी बीमारी से डरते नहीं हैं।
सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरे माँ बाप ने हासिल की है वो है कि अब वो मेरे डायग्नोसिस और मेरे कंडीशन के वर्स्ट फेसेस से, बुरे हालातों से डरते बिल्कुल भी नहीं हैं। अब उन्हें समझ में आ गया है कि मुझे कैसे हैंडल करना है और मुझे कैसे गाइड करना है जब भी मेरा रिलैप्स हो। उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की है कि मेरे डायग्नोसिस से जुड़ा जो स्टिग्मा है उससे मैं लड़ सकूं। वो हमेशा मेरी मदद के लिए मेरे साथ रहते हैं और कभी अगर मैं दूर भी रहूं तो मैं उन्हें एक कॉल मिलाता हूं और वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। या जब भी मैं अपने सिम्टम्स को, अपनी दवाइयों को क्वेश्चन करने लगता हूं तो वो मुझे गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे काफ़ी पुश किया है, काफ़ी मोटिवेट किया है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकूं और ओपन अप हो सकूं उन सभी लोगों के साथ जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मेरे फादर मेरे फाइनेंसिस की देखरेख करते हैं क्योंकि मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। हालांकि वो मुझे काफ़ी मदद देते हैं कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाऊं, पर फिर भी मुझे उनकी ज़रूरत कभी ना कभी पड़ती ही रहती है। उनकी मदद से मैं काफ़ी सक्षम हो पाया हूँ कि मैं जितना भी अपनी देखभाल कर सकूँ उतना मैं कर लेता हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे एनकरेज करते हैं कि मैं एक अलग थलग कटी हुई ज़िंदगी ना जीऊँ। वे मुझे सोशलाइज करने के लिए मोटिवेट करते हैं। हालांकि वो उसमें कई बार बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते, खासकर कि बीमारी के डायग्नोसिस के शुरुआती कुछ सालों में वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाते थे मुझे सोशलाइज कराने में। पर वक्त के साथ उन्होंने इसमें काफ़ी सफलता हासिल की है और अब मैं उनके साथ कॉन्फिडेंटली बाहर जा पाता हूँ और दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज कर पाता हूँ। पर इसके बावजूद वो समझते हैं कि कभी कभी मुझे अलोन टाइम, मतलब अकेला समय चाहिए होता है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाऊं। क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूं या लोगों के बीच होता हूं तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता हूं। मैं ये धीरे धीरे समझ चुका हूं कि मेरे केयर गिवर्स के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो ईमानदारी पर आधारित है। मुझे उनके साथ ऑनेस्ट रहना पड़ता है, अपनी दवाओं को लेकर और अपने अल्कोहल की हैबिट को लेकर। मैं उन्हें सही तौर पे बता देता हूँ कि मैंने दवा ली या नहीं ली, ज़्यादा ली या कम ली, और साथ ही मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे डायग्नोसिस के शुरुआती टाइम में मेरे को अल्कोहल की भी काफ़ी लत लग चुकी थी। क्योंकि मुझे डिप्रेशन था, इस वजह से मैं काफ़ी अल्कोहल कंज्यूम करने लगा था। पर डॉक्टर्स की गाइडेंस से और पेरेंट्स के एनकरेज करने की वजह से मेरा अल्कोहल अब बंद है। पर फिर भी कभी ना कभी ओकेजनली मैंने अल्कोहल थोड़ा बहुत कंज्यूम तो किया है, इसलिए मैं उन्हें ईमानदारी से बता देता हूँ जब भी मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया हो। इसी के साथ मेरे सिम्टम्स किस तरह के आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, मुझे आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इस बारे में भी मैं उन्हें बड़ी ईमानदारी के साथ बता देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं ईमानदारी से उन्हें सब कुछ नहीं बताऊँगा तो इससे मुझ पर और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, और अगर मेरे सिम्टम्स बढ़ जाएंगे या मुझे रिलैप्स हो जाएगा तो ऐसे में हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मेरे लिए भी और मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मुझे हैंडल किया जाए। इसलिए मैं हमेशा उनको अपने बारे में जानकारी देता रहता हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि उसे अपने केयर गिवर्स से अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनसे उसकी अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं बन पाई हैं, तो मैं कहूँगा और उनको एनकरेज करूँगा कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में लिखें और डिस्कस करें उन लोगों से जो कि उनके लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। बताएं उनको कि आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं आप कि आपके जो केयर गिवर्स हैं वो आपकी बीमारी और आपके सिम्टम्स को किस तरह से समझें, किस तरह से देखें। बहुत सी बातें हैं जो कि स्कीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स अपने मन में ही रख लेते हैं। वो कई वजह से इन अपनी मन की बातों को बता नहीं पाते। तो ऐसे में मैं एनकरेज करता हूँ सभी पेशेंट्स को, हर उस पेशेंट को जिसको कि ये गंभीर बीमारी हुई है, कि वो अपने केयर गिवर्स के साथ अपनी उम्मीदों और अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करें, और साथ ही केयर गिवर्स भी इस बारे में ध्यान रखें कि उन्हें अपने पेशेंट की, मतलब अपने फैमिली मेम्बर की ज़रूरतों को सुनना है, समझना है और उसको सही तरह से पूरा करना है। एक अच्छा केयर गिवर हमेशा पेशेंट को बुरे फेज़ में जाने से रोक लेगा।
वो पेशेंट की हर संभव कोशिश करेगा जिससे कि उसको बीमार होने से या रिलैप्स होने से रोका जा सके। इसलिए वो हर पॉसिबल तरीके से सर्च करने की कोशिश करेगा कि कैसे भी पेशेंट की हेल्प की जा सके, तो वो उसे पूरी तरह से हेल्प दिलाने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी भी पेशेंट की रिकवरी अकेले नहीं हो सकती है, उसे दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वे डॉक्टर्स हों, चाहे वे थेरेपिस्ट हों या चाहे वो फैमिली मेम्बर्स और केयर गिवर्स हों। इसलिए इस यात्रा को, इस जर्नी को अकेले नहीं करना। मैंने एक लेसन सीखा है कि अच्छी रिलेशनशिप्स बनाने से, खासकर कि अपने केयर गिवर्स के साथ अच्छे संबंध बनाने से मेंटल इलनेस से रिकवरी में बहुत मदद मिलती है। और ये मेंटली फिट पर्सन का एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसकी एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को अपनी रिकवरी का हिस्सा बनाए, दूसरों से ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट ले। और अच्छी रिलेशनशिप्स बनाना ये बहुत अहम हिस्सा होता है एक ऐसे पर्सन की लाइफ का जिसको कि स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर हो या कोई भी ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया जैसा डिसऑर्डर हो। ये स्टोरी अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है ये स्किज़ोफ्रेनिया और उससे रिलेटेड जो बीमारी है उसकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिलेंगी। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें चर्चा की गई है जिसके बारे में आपको जानकर काफ़ी डायरेक्शन मिलेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को और लोगों से भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों को इससे मदद मिल सकती है तो ये वीडियो शेयर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।